हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम वाक्य किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, उसके बाद पदबंध किसे कहते हैं, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं, रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जिन पदों को एक साथ बोलकर वक्ता अपना विचार या भाव पूरी तरह व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जिन पदों को एक साथ बोलकर जब वक्ता अपना विचार या भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर पाता है उसे वाक्य कहते हैं। जिन पदों को एक साथ बोलकर वक्ता यानी कि जो कह रहा है अपनी भाव या विचार पूरी तरह से व्यक्त कर पाता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य में पद, पदबंध और उपवाक्य आदि अंग रहते हैं। वाक्य में कौन कौन से अंग हैं? पद, पदबंध और उपवाक्य, ये वाक्य के अंग हैं। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में एकाधिक पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। कैसे? एक इकाई के रूप में काम करते हैं। वाक्य में एकाधिक पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं, उन्हें कहते हैं पदबंध। पदबंध है 5 प्रकार के। कितने? 5। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। आगे है वाक्य के अवयव। वाक्य के 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वाक्य के कितने अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य है और जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। देखिए यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। यहाँ राम जो है यह क्या है? उद्देश्य है। पत्र लिखता है विधेय है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई भी बात की जाए वो उद्देश्य है। मतलब यानी कि राम के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए राम क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। यानी कि राम क्या कर रहा है? पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है क्या है? विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। राम पत्र लिखता है। राम जो है क्या है? उद्देश्य है। और उसके उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, राम पत्र लिखता है। यहाँ पर लिखता है उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है? विधेय है। तो वाक्य के कितने अवयव हैं? उद्देश्य और विधेय। आगे है उद्देश्य का मुख्य अंश कर्ता है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। अगर कर्ता का विस्तार होता है तो क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उसी प्रकार कर्म के विस्तार, पूरक के विस्तार, क्रिया के विस्तार, विधेय का विस्तार भी होता है। कर्ता भी होता है, कर्ता का विस्तार भी होता है। उसके बाद विधेय भी होता है और विधेय का विस्तार भी होता है। उद्देश्य यानी कि कर्ता की निम्न प्रकार से होती है। संज्ञा से पत्ता गिरा, कौवा बोला। उद्देश्य यानी कि कर्ता की रचना निम्न प्रकार से होती है। संज्ञा से पत्ता गिरा, कौवा बोला। आगे है सर्वनाम से। सर्वनाम से वह आया, तुम पढ़ो। विशेषण से अमीरों ने दान दिया। अमीरों ने दान दिया। क्रियार्थक संज्ञा से सच बोलना एक महान गुण है। यह क्रियार्थक संज्ञा से बना है। आगे है अव्यय। अव्यय से तुम्हारी हाँ नहीं
हाँ नहीं में हमें दुविधा में डाल देती है। कर्ता का विस्तार 4 प्रकार से होता है। यहाँ ये ऊपर का तो जो था ये सभी, यहाँ से कर्ता का जो विस्तार है ये देखिए निम्न प्रकार से है। तो यह कर्ता का विस्तार कितने 4 प्रकार से होता है। विशेषण से, संबंध से, समानाधिकरण से, पदबंध से। तो विशेषण से लाल घोड़ा दौड़ रहा है। कैसा घोड़ा? कैसा घोड़ा? लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो यह विशेषण से कर्ता का विस्तार हुआ है। देखिए ये कर्ता है, कर्ता का विस्तार हुआ है लाल घोड़ा। संबंध शब्द से, कश्मीर का लाल घोड़ा। संबंध कहाँ का? कश्मीर का लाल घोड़ा। घोड़ा तो क्या है? कर्ता है। घोड़ा क्या है? कर्ता। कर्ता का विस्तार हुआ है लाल घोड़ा। लाल घोड़ा क्या है? विशेषण है। विशेषण से विस्तार हुआ है। उसके बाद कश्मीर का लाल घोड़ा। कश्मीर का लाल घोड़ा मतलब एक संबंध बता रहा है कि कहाँ का घोड़ा है। कश्मीर का लाल घोड़ा दौड़ रहा है। आगे है समानाधिकरण से, दशरथ नंदन श्री राम आचार्य थे। यह भी कर्ता का विस्तार है। आगे पदबंध, कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर देश के विकास में सहायक होंगे। कड़ी मेहनत करने वाले, यह एक पदबंध है। कड़ी मेहनत करने वाले एक पदबंध है, जो कि पदबंध से यह विस्तार हुआ है कर्ता का। विधेय की रचना किस प्रकार? ऊपर जितने भी था वो कर्ता का विस्तार था, यानी कि उद्देश्य का विस्तार। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा लाल घोड़ा होने पर क्या हो जाएगा? विशेषण से विस्तार हुआ है। लेकिन कश्मीर का लाल घोड़ा, कश्मीर का लाल घोड़ा यानी कि संबंध क्या था? संबंध बोधक शब्द से विस्तार हुआ था। अभी है विधेय की रचना निम्न प्रकार से होती है। क्रिया से, गाड़ी आई। कर्म और क्रिया से, उसने फल खाया। कर्म कर्मपूरक क्रिया में, मैं ईमानदार समझता हूँ। कर्म विस्तार, कर्म क्रिया विस्तार, इसमें ज़्यादातर प्रश्न नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा जान लेते हैं। विधेय का विस्तार निम्न प्रकार से होता है। क्रिया और उसके विस्तार से गाड़ी तेज चलती है। गाड़ी तेज चलती है। क्रिया का विस्तार हुआ है तेज से। कर्म और उसके विस्तार से, जैसे कि उसने ताजा रोटी मजे से खाई। यह कर्ता कर्म और उसके विस्तार से हुआ है। पूरक और उसके विस्तार से भी, उसने लंगड़े रामू को पक्का चोर समझ लिया। तो अभी उसमें ज़्यादातर प्रश्न नहीं आते हैं कि कैसे उद्देश्य का विस्तार कैसे होता है या विधेय का विस्तार से क्या क्या होता है। प्रश्न पूछे जाते हैं तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पद किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद हैं। सरल या साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो रचना की दृष्टि से 3 ये पूछे जाते हैं। रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से हमें पता है, लेकिन हम याद नहीं, मतलब भूल जाते हैं कि रचना की दृष्टि से मतलब कौन सा वाला था। इसलिए हमें याद करना है कि रचना की दृष्टि से सरल, मिश्र और संयुक्त। तो सबसे पहले है सरल या साधारण या सरल वाक्य। इसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन पाठ पढ़ता है। मोहन क्या है? उद्देश्य है, पाठ पढ़ता है विधेय, जिसमें केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। अगला है मिश्र वाक्य। इसमें मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार से के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, मैं चाहता हूँ कि गर्मियों में तुम्हारे घर पर रहो। यहाँ पर क्या होता है? देखिए, जब भी मिश्र आए तो की जरूर आएगा ज़्यादातर, तो इसको देखकर पहचान लेना। विशेषण से, वह लड़का भाग गया जिसने चोरी की थी। चोरी की थी आश्रित है, वह लड़का भाग गया पर। मैं चाहता हूँ आश्रित है, गर्मियों में तुम हमारे घर आओ। इस प्रकार एक वाक्य दूसरे वाक्य से आश्रित रहता है। एक मुख्य वाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और उससे आश्रित
एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मैं तब पहुंचा जब बारिश हो रही थी। देखिए, इससे पता चल जाएगा कि मैं चाहता हूँ कि गर्मियों में तुम्हारे घर पर रहूं। वह लड़का भाग गया जिसने चोरी की थी। मैं तब पहुंचा जब बारिश हो रही थी। तो ये इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। आगे है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और उसे संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। जिसमें कि मिश्र में क्या था, एक प्रधान उपवाक्य था और उससे आश्रित एक से अधिक उपवाक्य था, लेकिन इसमें जो है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उनमें 2 सरल वाक्य भी हो सकते हैं, एक सरल भी हो सकता है, एक मिश्र भी हो सकता है, 2 मिश्र भी हो सकते हैं। तो देखिए, 2 सरल वाक्य हो सकते हैं। तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ एक सरल वाक्य है। सोहन को बुलाकर लाओ एक सरल वाक्य है, जिसमें कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। देखिए, 2 सरल वाक्य से किस प्रकार से संयुक्त वाक्य बनता है। तुम यहाँ से जाओ, सोहन को बुलाकर लाओ, और जो है यह संयोजक लगता है, संयोजक शब्द लगता है और संयोजक शब्द। तुम यहाँ से जाओ और सोहन को बुलाकर लाओ, यह एक सरल वाक्य है, यह एक सरल वाक्य है। 2 सरल वाक्य के बीच और संयोजक शब्द लगा हुआ है, और यह कौन सा वाक्य बन गया है, संयुक्त वाक्य। ज़्यादातर संयुक्त वाक्य में और लगा हुआ होता है। और ये मिश्र वाक्य में क्या क्या था, जब, जिसने, की, ये तीनों जगह अगर लगे होंगे और भी होगा आगे देखेंगे, वो मिश्र वाक्य होते हैं। और उसके बाद 2 सरल वाक्य से किस प्रकार संयुक्त वाक्य बनते हैं ये हमने देख लिया। तुम यहाँ से जाओ और सोहन को बुलाकर लाओ। अगला है एक सरल वाक्य तथा एक मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में एक सरल वाक्य भी हो सकता है और एक मिश्र वाक्य भी हो सकता है। तो यह मेरा विचार है कि यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। यह मेरा विचार है, एक सरल वाक्य है कि यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। यह जो मिश्र वाक्य है, एक सरल वाक्य है इसमें और एक मिश्र वाक्य है। 2 मिश्र वाक्य से भी बन सकते हैं। जब तुम पहुंचे तब सब आ रहे थे। देखिए, यहाँ पे तब लगा है, यहाँ पे भी की, एक मिश्र वाक्य है। यह मेरा विचार है कि यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसमें क्या है, एक मिश्र वाक्य है और एक सरल वाक्य। इसमें 2 मिश्र वाक्य हैं। जब तुम पहुंचे तब सब आ रहे थे, और जब तुम खाने बैठे तब बस चली गई। देखो, यहाँ पर क्या है, 2 मिश्र वाक्य है। ये एक मिश्र वाक्य है और संयोजक शब्द से लगा है दूसरा एक मिश्र वाक्य। जब तुम पहुंचे तब सब आ रहे थे, जब तुम खाने बैठ गए तब बस चली गई। तो यह एक मिश्र वाक्य है, इधर से एक मिश्र वाक्य है और ये इतना ही एक मिश्र वाक्य है और संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य भी हो सकते हैं। तुम यहाँ से जाओ और सोहन को बुलाकर लाओ। एक सरल और मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। मेरा यह विचार है कि यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। यह इसमें भी एक सरल वाक्य है और एक मिश्र वाक्य। आगे है 2 मिश्र वाक्य हो सकते हैं, जैसे कि जब तुम पहुंचे तब सब आ रहे थे और जब तुम खाने बैठ गए तो सब चले गए। इसमें और संयोजक शब्द के साथ 2 मिश्र वाक्य, एक मिश्र वाक्य यह है, एक मिश्र वाक्य यह है, 2 मिश्र वाक्य जुड़े हैं और संयोजक शब्द के द्वारा।
वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। सरल वाक्य में है मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा। इसको हमें करना है मिश्र वाक्य में। मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा है, देखिए जो लगा है। मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा जो बहुत लंबा था। यह सरल वाक्य है। मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा, मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था। यह क्या है, मिश्र वाक्य है। आगे है सरल वाक्य में, फिर मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। सुबह शाम कसरत करने वाले आदमी इनाम जीत गया। सुबह शाम कसरत करने वाला आदमी इनाम जीत गया। मिश्र वाक्य में कैसे करेंगे, जो आदमी सुबह शाम कसरत करता था वह इनाम जीत गया। जो आदमी, यहाँ पर भी क्या था, जो बहुत लंबा था। देखिए जो शब्द से जुड़ा हो, मतलब इससे पता चल रहा है कि मिश्र है। जो आदमी सुबह शाम कसरत करता था वह इनाम जीत गया। अगला है सरल वाक्य से हमें संयुक्त में बनाना है। शिशु दूध पीकर सो गया। शिशु दूध पीकर सो गया, इसमें एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है। इसको संयुक्त में बनाना है। संयुक्त में बनाने से देखिए और संयोजक शब्द का प्रयोग हुआ है। शिशु ने दूध पिया, सो गया और सो गया। शिशु ने दूध पिया और सो गया। अगला है सरल वाक्य को किसमें परिणत करना है, संयुक्त में। कड़ी मेहनत करने पर भी किसान गरीब रहता है। यह सरल वाक्य है। कड़ी मेहनत करने पर भी किसान गरीब रहता है। इसको हम संयुक्त में परिवर्तन करेंगे। किसान कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वह गरीब रहता है। किसान कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वह गरीब रहता है। सरल वाक्य अगला है मैं शरीर पर नित्य तेल मलकर नहाता हूँ। इसको संयुक्त में, मैं शरीर पर नित्य तेल मलता हूँ और नहाता हूँ। यह संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को हमने संयुक्त और से संयुक्त शब्द से प्रयोग करके किया है। मैं शरीर पर नित्य तेल मलता हूँ और नहाता हूँ। आगे है संयुक्त वाक्य को हमें सरल करना है। आगे बढ़ो और दुश्मनों का मुकाबला करो। आगे बढ़ो और दुश्मनों का मुकाबला करो। इसको सरल में करने से यह और नहीं आएगा। आगे बढ़कर दुश्मनों का मुकाबला करो। आगे बढ़ो दुश्मनों का मुकाबला करो। आगे बढ़कर दुश्मनों का मुकाबला करो। यह सरल है कि हम संयुक्त को सरल वाक्य में कन्वर्ट कर सके। मिश्र वाक्य, जो छात्र कठिन परिश्रम, देखिए जो कि तब जब, ये सब जब आएगा तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जो छात्र कठिन परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। इसको सरल में बनाना है। कठिन परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं। कठिन परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं। अगला है मिश्र वाक्य है, जिसको हम सरल में बदलाएंगे, परिवर्तन करेंगे। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने अपने को निर्दोष बताया। देखिए यहाँ पर की है। तो इस प्रकार हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, इस प्रकार हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है अर्थ की दृष्टि से। इसके आगे क्या था, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद थे, सरल, संयुक्त, मिश्र। अभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं। क्या क्या है, विधानवाचक, विधानात्मक यानी कि विधानवाचक, जिस वाक्य से क्रिया का या कार्य होने का भाव प्रकट हो, जिसमें भी क्रिया हो या कार्य करने का भाव प्रकट हो, वो क्या होगा, विधानात्मक होगा। बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, वे एक अध्यापक है, ये क्या है, विधानात्मक वाक्य है। निषेध, निषेध मतलब मना करना। निषेध मतलब मना, जिसमें कि नहीं शब्द, निषेध शब्द का यूज हुआ हो, प्रयुक्त हुआ हो, क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। देखिए जिन वाक्यों की क्रिया में ना होने का भाव हो, वो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। राजू ने खाना नहीं खाया। आप ज्यादा ना बोले। वह ना, तुम जाओ ना वह जाए।
तुम देर मत करो, यह सब क्या है? निषेधवाचक शब्द है। नहीं, ना, मत, ये सब क्या है? निषेधवाचक है। जहाँ पर भी निषेध किया गया हो या मना किया गया हो किसी काम करने के लिए, तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम ज़्यादा ना बोलो, तुम खाना नहीं खाओ, ये क्या है? निषेधवाचक। अगला है आज्ञावाचक, जिसमें कि आज्ञा हो, आदेश हो, अनुरोध हो, परामर्श हो, उपदेश हो आदि का बोध होता है, वो आज्ञावाचक होता है। जैसे कि तुम अपना काम करो, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम अपना काम करो, तुम सुबह जल्दी उठा करो। यह परामर्श भी है, उपदेश भी हो सकता है। यह गरीबों की मदद करी, तो हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। तो जहाँ पर भी आज्ञा हो, आदेश हो, अनुरोध हो, परामर्श हो, उपदेश हो, वो हो जाएगा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक कहाँ पर होगा? जहाँ पर आज्ञा हो, आदेश हो, अनुरोध हो, परामर्श हो या उपदेश। तुम अपना काम करो, तुम सुबह जल्दी उठा करो, यह गरीबों की मदद करे, यह सब क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। आगे है प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक होते हैं। क्या बाजार जाना चाहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर हो वो प्रश्नवाचक बन जाएगा। क्या आप बाजार जाना चाहते हो? शेर कहाँ रहता है? वह लड़का कब लौटेगा? कहाँ, कब, कौन, क्या, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। जहाँ पर भी लगा हो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा हो, कामना हो, सुझाव हो, आशीष हो आदि का बोध हो तो वो क्या हो जाएगा? इच्छार्थक। इच्छा हो, कामना हो, सुझाव हो, आशीष हो, भगवान तुम्हारा मंगल करे, इसमें क्या है? भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुम्हारी उन्नति हो, यह क्या है? इच्छावाचक है। आगे है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक का चिन्ह है यह, तो यह जहाँ पर भी लगा हो वो विस्मय बोधक हो जाता है। जिन वाक्यों में विस्मय हो, हर्ष हो, सुख दुख आदि का व्यक्त हो, तुमने इतना बड़ा वजन उठा लिया, यह विस्मय बोधक चिन्ह है। हाय, वह कितना कष्ट झेलता है, इसमें भी विस्मय बोधक चिन्ह है। शाबाश, इसमें भी विस्मय बोधक है। तुम इतना अच्छा काम किया, यहाँ भी जहाँ पर भी आश्चर्यजनक आश्चर्य हो वहाँ पर क्या होगा? विस्मय हो या आश्चर्य हो वहाँ पर विस्मय बोधक वाक्य होगा वो। जिन वाक्य में विस्मय हो, हर्ष हो, सुख दुख आदि का अभिव्यक्त हो वो क्या होगा? विस्मय बोधक वाक्य। तुमने इतना बड़ा वजन उठा लिया, हाय कितना कष्ट झेलता है, शाबाश तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तो ये सब क्या है? विस्मय बोधक। अगला है संदेहवाचक, जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध हो वो संदेहवाचक। क्या वह अब तक नहीं पहुंचा होगा? यहाँ पर संदेह है कि वह अब तक पहुंचा होगा कि नहीं। जहाँ पर भी संदेह हो वो संदेहवाचक। शायद आज बारिश होगी, शायद संभावना है कि आज बारिश होगी। जहाँ पर संभावना या संदेह हो, जहाँ पर संभावना या संदेह हो वो क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या अब तक वह पहुँच गया होगा? आज शायद बारिश होगी। ये शायद शब्द लगने से संभावना यानी कि संदेहवाचक वाक्य बन जाएगा। अंतिम है संकेतवाचक, जिस वाक्य से कोई शर्त पूरी होने की बात की गई हो वो संकेतवाचक। वर्षा होती तो अन्न उपजता, तुम पढ़ते तो पास होते, यहाँ पर संकेत। जिस वाक्य में कोई शर्त या संकेत पूरी होने की बात की गई है वो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। वर्षा होती तो अन्न उपजता, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगी, ये क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। तो इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद और रचना की दृष्टि से 3 भेद थे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।